दो दिवसीय हेमिस मठ महोत्सव किस स्थान पर मनाया जा रहा है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, लद्दाख में। लद्दाख में 2 दिवसीय हेमिस मठ महोत्सव मनाया जा रहा है। यह बड़े ही धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हेमिस जो उत्सव मनाया जा रहा है गुरु पद संभव की जयंती पर मनाया जाता है। गुरु पद संभव की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर देखा जाए विभिन्न क्रियाकलाप किया जाता है, जैसे कि प्रार्थना सभा हो गया, मुखौटा नृत्य और थंका जिसको भित्ति चित्र के नाम से जाना जाता है, सबका यहाँ पे प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। यह रंगीन त्यौहार देखा जाए तो तिब्बती चंद्र माह के 10वें दिन पड़ता है। 2024 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। क्यूएस का मतलब होता है क्वाक्वेरेली साइमंड्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को भारत में पहला और दुनिया में 149वां स्थान दिया गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई है। दोनों यहाँ पे आईआईटी है। आईआईटी बम्बई है, दिल्ली है। आईआईटी यहाँ पे खड़गपुर है। एक यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। ध्यान रखिएगा ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यहाँ पे लगा हुआ है क्यूएस। इसी को बोला जाता है क्वाक्वेरेली साइमंड्स। वैश्विक उच्च विश्लेषक विशेषज्ञों के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 20वां संस्करण इसमें जारी किया गया है। और 20वां संस्करण जारी किया गया है। भारत के लिए सबसे खास बात है कि इसमें आईआईटी बॉम्बे को भारत में पहला और दुनिया में पूरे ओवरऑल अगर यूनिवर्सिटी की हम लोग रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 149वां स्थान इसमें मिला है यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे को। लेकिन भारत के स्तर पर देखा जाए तो पहला रैंक इसमें दिया गया है। इसके अलावा देखा जाए टॉप का यहाँ पे यूनिवर्सिटी पूछ सकता है तो एमआईटी ध्यान रखिएगा। एमआईटी को यहाँ पे क्यूएस रैंकिंग 2024 में देखा जाए तो लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान इसके द्वारा हासिल किया गया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 78वें स्थान पे है, 78वें स्थान पे है। जो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से ये गलत हो जाएगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में स्वीडन शीर्ष स्थान पे है। बिल्कुल ये सही है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। ध्यान रखिएगा, केवल बी यहाँ पे हो जाएगा, केवल 2। विश्व आर्थिक मंच ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसको एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक इसको बोला जाता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं भारत का जो रैंक है यहाँ पे 67 है, ना कि यहाँ पे 78 है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में स्वीडन की हम लोग बात करें, देख पा रहे हैं यहाँ पे स्वीडन यहाँ पे टॉप पे रहा है। वहीं यहाँ पे सेकेंड स्थान की बात करें तो यहाँ पे डेनमार्क। थर्ड स्थान में हो जाएगा यहाँ पे नॉर्वे। फोर्थ स्थान में हो जाएगा यहाँ पे फिनलैंड और 5वें स्थान पे हो जाएगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड। यह जो निकाला जाता है, देखिए विश्व आर्थिक मंच ने एक्सेंचर के सहयोग से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक्सेंचर के सहयोग से रिपोर्ट जारी किया गया है। वैश्विक ऊर्जा संकट और भू राजनीतिक अस्थिरता के बीच वैश्विक ऊर्जा परिवहन पूरी तरीके से धीमा हो गया है, इसमें बताया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के न्याय संगत, सुरक्षित और टिकाऊ आयामों में तेजी लाई हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सीजन 2023-24 के लिए गन्ना किसानों के लिए अब तक के कितने रुपए की उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है? 305 रुपये प्रति क्विंटल, 315 रुपये प्रति क्विंटल, 325 रुपये प्रति क्विंटल, 345 रुपये प्रति क्विंटल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 315 रुपये प्रति क्विंटल। देख पा रहे हैं यहाँ पे गन्ना किसानों के लिए सीजन 2023-24 के लिए
315 रुपये प्रति क्विंटल के उचित और लाभकारी मूल्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। गन्ना किसानों के लिए अब तक का सबसे अधिक उचित और यह लाभकारी मूल्य है। सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को भी इसी के तहत लाने का फैसला किया हुआ है। सरकार ने देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए यह बिल लाने का फैसला किया है। यह जो बिल है भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेज और अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थापना को पूरी तरीके से बढ़ावा देगा, जिसके वजह से प्रोडक्शन की मात्रा काफ़ी यहाँ पे अधिक हो पाए, खासकर अगर हम लोग बात करें प्रति हेक्टेयर की। किस राज्य ने गो हत्या और बाल दुर्व्यवहार मामलों के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया हुआ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं यूपी से अपराधियों का अंत। जानिए क्या है ऑपरेशन कन्विक्शन। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया हुआ है। इस ऑपरेशन का जो मुख्य जो उद्देश्य है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण और जो पॉस्को अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के अभियोजन में यहाँ पे तेजी लाना है। जैसे कि देखा जाए इसको और अलग अलग तरीके से भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसे कि गो हत्या हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, या फिर बलात्कार और हत्या के मामले में शामिल अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी भी इससे सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा यूपी पुलिस के द्वारा ये भी कहा गया है कि इस ऑपरेशन के तहत प्रत्येक, यहाँ चाहे हम लोग ठीक है कमिश्नरी की बात कर ले, जिला की बात कर ले, वहाँ पे पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के अलावा प्रत्येक श्रेणी में देखा जाए तो 20 मामलों की यहाँ पे पहचान की जाएगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 दिन के अंदर अपराधियों पर आरोप तय कर दिया जाएगा और 30 दिन के अंदर यहाँ पे सुनवाई भी पूरी कर ली जाएगी। किस राज्य सरकार ने सानंद में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए अमेरिकी चिप निर्माता फर्म माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है? गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक है, तमिलनाडु सरकार। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देख पा रहे हैं ए, गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर यहाँ पे किया हुआ है। यह समझौता ज्ञापन देखा जाए तो अहमदाबाद जिले के सानंद में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए किया गया है। इस परियोजना के तहत केंद्र सरकार माइक्रोन टेक्नोलॉजी को कुल परियोजना लागत के लिए ध्यान रखिएगा 50% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। गुजरात सरकार कुल परियोजना लागत का 20% प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इस संयंत्र से गुजरात में 5000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर होने की भी उम्मीद है। संयंत्र का जो प्रथम जो चरण है 2024 के अंत तक चालू हो जाएगी। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे CDRI, जिसको बोला जाता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, सेंट्रल, D फॉर ड्रग, R फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, को सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था। देखिए गलत स्टेटमेंट है, इसको दिया है 2020 में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था, इसको 2019 में सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा CDRI जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलापन मामलों में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका प्रदान करने के फ्रांस के प्रयासों का हिस्सा है। देखिए ये भी फ्रांस के प्रयासों का हिस्सा नहीं है, मैं आपको बता दूं CDRI जो है राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और कार्यक्रमों जैसे कि बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्त पोषण तंत्र, शैक्षणिक और ज्ञान संस्थाओं की एक वैश्विक साझेदारी है, ना कि फ्रांस के प्रयासों का हिस्सा है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, ना तो 1 ना तो 2। यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि भारत सरकार ने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन ने अगस्त 2022 में मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षरित किए हुए थे। इसके अलावा देखा जाए तो 2019 में
कैबिनेट ने नई दिल्ली में सहायक सचिवालय के साथ सीडीआरआई की स्थापना को मंजूरी भी दे दी थी। 2022 में देखा जाए तो कैबिनेट ने सीडीआरआई को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता देने को मंजूरी दे दी थी। इसीलिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि सतत विकास सुनिश्चित करके जलवायु और आपदा जोखिम के लिए और संरचना प्रणालियों की सहनीयता को यहाँ पे बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? कल्लेमपूड़ी राधाकृष्ण राव, सत्येंद्रनाथ बोस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, कल्याणपुरम रंगाचारी पार्थसारथी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। इकोनॉमिक्स में काफ़ी नाम आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, पी महालनोबिस। ठीक है, यही है इसका करेक्ट उत्तर। सांख्यिकी दिवस हर साल देखा जाए तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पूरा नाम इनका यही है, देख पा रहे हैं। 29 जून 1893 को इनका जन्म हुआ था। 28 जून 1972 को इनकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे इसीलिए उनके जन्म के उपलक्ष्य पे यहाँ पे कोई भी विशेष जो कह सकते हैं कि महोत्सव मनाया जाता है जन्म को ध्यान में रख के। तो 29 जून 1893 को हुआ था, तो 29 जून को यह मनाया जाता है। यह दिन सांख्यिकी और आर्थिक नियोजनों के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। उन्हें अक्सर भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। वह महालनोबिस दूरी के लिए भी प्रसिद्ध है। इस वर्ष देखा जाए तो जो विषय है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का जो विषय है यहाँ पे सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी, सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखण है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ कौन बने हुए हैं? अमित कुमार सिंह, हरि मेनन, विपुल पारेख, रोहित जावा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, रोहित जावा। रोहित जावा ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने संजीव मेहता का स्थान लिया हुआ है, जो कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद सेवानिवृत्त हो गए थे। शेयरधारकों ने रोहित जावा को पूर्णकालिक निदेशक के साथ साथ यहाँ पे HUL यहाँ पे देख पा रहे हिंदुस्तान जो यूनिलीवर है यहाँ पे, ठीक है, इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है। इस नियुक्ति से पहले देखा जाए तो जो ये है यहाँ पे रोहित जावा लंदन में यूनिलीवर के ट्रांसफॉर्मेशन प्रमुख भी रह चुके हैं। 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? भारत है, चीन है, ब्राज़ील है, फ्रांस है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, ब्राज़ील के द्वारा। 64वीं पर्यावरण सुविधा परिषद की जो बैठक है ब्राज़ील में आयोजित की गई थी। ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील में आयोजित की गई थी। इस बैठक में शासी निकाय ने जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण संकट से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के पैकेज को मंजूरी भी दी। जैव विविधता पर देखा जाए तो $653 मिलियन खर्च किए जाएंगे। इससे देशों को अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं को अद्यतन करने में मदद भी मिलेगी। यह कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद करेगा। तो आपको याद होना चाहिए मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था बहुत ही फेमस है। ऐतिहासिक दुबई महिला कबड्डी फाइनल किस टीम ने जीता हुआ है? उमा कोलकाता, दिल्ली डायनामाइट्स, गुजरात एंजल्स, ग्रेट मराठा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, उमा कोलकाता। कोलकाता टीम ने ऐतिहासिक दुबई महिला कबड्डी फाइनल जीत लिया हुआ है। महिला कबड्डी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में देखा जाए तो दुबई ने दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी फाइनल की मेज़बानी भी की गई थी। पूछा जा सकता है किसके द्वारा मेज़बानी की गई थी, तो दुबई के द्वारा की गई थी। देखा जाए इसमें तो फाइनल जो है पंजाब पैंथर्स वर्सेस उमा कोलकाता के बीच यह खेला गया था।
उमा कोलकाता की टीम ने यह कड़ा मुकाबला जीत लिया और पुरस्कार पूरी तरीके से ठीक है जीत लिया, चैंपियन बन गई। सराहनीय कौशल का प्रदर्शन करते हुए पंजाब की टीम ने दूसरा स्थान यहां पे अर्जित किया। महिला कबड्डी लीग ने इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया और टूर्नामेंट को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। भारत 2023 में डैश डैश नामक मेगा एयर ड्रिल की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, जिसमें 12 वायु सेनाओं के एक साथ आने की उम्मीद है। उसका नाम क्या है? तरंग शक्ति, पवन शक्ति, विमान शक्ति, वायु शक्ति। देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, तरंग शक्ति। भारत मेगा हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। 2023 में भारतीय वायुसेना एक मेगा अभ्यास की मेजबानी करने की तैयारी कर रही है, जिसमें 12 वायुसेनाओं के एक साथ आने की उम्मीद है। यह अभ्यास देश में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा। इस अभ्यास में लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विमान, मध्य हवा में ईंधन भरने वाले विमान और हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली विमान शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट से किस देश का नाम हटा दिया है? रूस, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, भारत। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट से भारत का नाम हटा दिया है। 2010 से बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव की वार्षिक रिपोर्ट में भारत को शामिल किया जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि भारत सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के कारण इसे वार्षिक रिपोर्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को बाल संरक्षण पर, सशस्त्र और सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और बच्चों पर घातक और गैर घातक बलों के उपयोग पर रोक जैसे शेष उपायों को लागू करना होगा। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? टी.एस. सिंहदेव, ब्रजेश पाठक, अरुण वोरा, ताम्रध्वज साहू। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, टी.एस. सिंहदेव। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का कह सकते हैं कि पहला उप मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाया हुआ है। टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री है। वह सरगुजा के वर्तमान नामधारी महाराजा भी हैं। आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में इस नियुक्ति की घोषणा की गई है। फिलहाल देखा जाए यहाँ पे टोटल ओवरऑल राज्यों की हम लोग यहाँ पे बात करें तो 11 राज्यों में आपको डिप्टी सीएम देखने के लिए मिल जाएगी। 11 राज्यों में आंध्र प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम की संख्या सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 5 डिप्टी सीएम। वैसे ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम है, नाम भी पता होना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर हाल ही में जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने पहली बार महत्वपूर्ण खनिजों की एक व्यापक सूची की पहचान की है, जो कि बिल्कुल सही है। रिपोर्ट में रक्षा, कृषि, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और दूरसंचार सहित क्षेत्रों के लिए आवश्यक 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई है। ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पे 1 और 2 दोनों। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की पहली रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट खान मंत्रालय द्वारा एक गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई है। भारत ने पहली बार, ध्यान रखिएगा, कि महत्वपूर्ण खनिजों की एक व्यापक सूची तैयार की है। अब इसमें जो भी लिस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, रक्षा, कृषि, ऊर्जा, सब इसमें यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है। भारत महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करने के लिए खनिज सुरक्षा भागीदारी में सबसे नया भागीदार बन गया है। यह सूची देखा जाए तो खनन क्षेत्र में रणनीतिक योजना हो गया, नीति निर्माण हो गया और निवेश निर्णय के लिए एक मार्गदर्शक रूपरेखा तैयार करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों को यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक।
इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, केनरा बैंक। केनरा बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों को यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। केनरा बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है। यह सुविधा देखा जाए तो बैंक जो है यहाँ पे केनरा एआई बैंकिंग सुपर ऐप पर यहाँ पे उपलब्ध है। केनरा बैंक के अलावा मतलब केनरा जो बैंक के जो ग्राहक हैं अब अपने बैंक खातों के अलावा ये जो रुपे कार्ड है, रुपे क्रेडिट कार्ड से ही यहाँ पे व्यापारियों को यूपीआई भुगतान कर सकते हैं। सोचिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट यहाँ पे यूपीआई भुगतान हो सकता है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप विकसित किया हुआ है? देख पा रहे हैं नाम ही लिखा हुआ है, रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप विकसित किया हुआ है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ICAR राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, तटीय जल कृषि प्राधिकरण। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, ICAR राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप ध्यान रखिएगा, ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ द्वारा इसको यहाँ पे विकसित किया गया है। देख पा रहे हैं यहाँ पे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने रिपोर्ट फिश डिजीज यहाँ पे ऐप लॉन्च किया हुआ है। यह ऐप मछली किसानों को, क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों और मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा। इस ऐप के जरिए किसान सीधे जिला मत्स्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों से जुड़ सकेंगे, कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन सब बना सकेंगे। किसान इस ऐप पर इसके अलावा देख पा रहे हैं, ठीक है, जो भी फिशिंग है, झींगा है और मोलस्क की बीमारियों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। कौन सी राज्य सरकार 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगी? राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगी। इसका मुख्य जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी की व्यवस्था के साथ साथ राज्य के हरित आवरण का विस्तार करना है। इसे नमामि गंगे कार्यक्रम और राज्य सरकार के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत और राज्य सरकार के, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महज देख पा रहे 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। ये पौधे नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा नल कनेक्शन प्राप्त करने वाले परिवारों के घरों के बाहर और ओवरहेडेड टैंक हो गया, पंप हाउस हो गया और जल उपचार संयंत्रों के पास लगाए जाएंगे। न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन की ग्रेट इमिग्रेंट्स सूची में किसका नाम शामिल किया गया है? नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, अजय बंगा, NR नारायण मूर्ति। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी हाल ही में इनको चुना गया था। अजय बंगा को ग्रेट इमिग्रेट सूची में शामिल किया गया है। अजय बंगा को एक प्रतिष्ठित परोपकारी संगठन द्वारा अपनी वार्षिक ग्रेट इमिग्रेंट सूची में नामित किया गया है। और यह मिलता किसको है? तो देखिए, यह उनको मिलता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। अगर हम लोग बंगा की बात करें तो वह न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा इस वर्ष की ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में जगह पाने वाले ध्यान रखिएगा एकमात्र भारतीय हैं और विश्व बैंक का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी भी हैं, अजय बंगा। भारत के उन्नत विशालकाय माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देख पा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की कम पिच वाली गुनगुनाहट की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह किस स्थान पर स्थित है? पुणे, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, पुणे में। वैज्ञानिकों ने पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रिप्पल प्रभाव की, देख पा रहे हैं यहाँ पे, रिप्पल प्रभाव की खोज की है। खगोलविदों की एक वैश्विक टीम जिसमें भारतीय संस्थानों के साथ 7
वैज्ञानिक भी इसमें शामिल हैं। इन्हें पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों की कम आवाज़ वाली गुनगुनाहट सुनी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल ने विलय से पहले पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण तरंगें बनाई हुई है। लीगो द्वारा पहली बार देखा जाए तो 2015 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया गया था।